हेलो बच्चों, मेरा नाम है ऋतुराज गुप्ता। और ये जो नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं ना, ये पहली सीरीज है मेरी फिजिक्स की आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, रिवीजन सीरीज होगी। शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो बच्चा होता है चार्ज, स्टैटिक होता है एट रेस्ट। तो हम यहाँ पे चार्जेस पढ़ेंगे रेस्ट पे। रेस्ट पे जब चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या फोर्स लगती है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, वो हम सारा कुछ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से पहले हमें बताना चाहिए चार्ज क्या होता है। जैसे मास किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो चार्ज होता है, चार्ज क्या करता है? चार्ज आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, दो ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कितना होगा उसको डिटरमाइन करता है चार्ज। ठीक है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी which gives rise to the force of attraction or repulsion. ओके, चार्ज। ठीक है, अच्छा, अगर सिर्फ मास की बात करें तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था मास। मास जो होता है, दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर उनमें सिर्फ मास है तो मास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होगा वो हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। बट यहां पे अगर चार्ज है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो उस पर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज जो है वो है, पहला होता है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर होता है चार्ज का, एडिटिव नेचर। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पे कुछ चार्जेस है, -2 कूलम, +3 कूलम, +4 कूलम एंड -5 कूलम। ओके, चार चार्जेस है, -2, +3, +4, -5। कूलम जो होता है वो चार्ज की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम चार्ज को विद साइन एज इट इज एडिशन कर देंगे। -2, +3, +4, -5, -2, -5, -7, +3, +4, +7। तो टोटल चार्ज इस सिस्टम पे हो जाएगा 0 कूलम। ओके, ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है बच्चा क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे छोटा जो चार्ज का यूनिट होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज, दैट इज क्वांटा, क्वांटम चार्ज। ओके, तो जो टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम पे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ओके, Q इक्वल्स टू NE। सपोज हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अगर हमें वो फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम, N इज वी हैव टू फाइंड, and E is electronic charge which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Q equals to NE. Q is 1, N is N, we have to find it, 1.6 into 10 to the power minus 19. N is equal to 1.6 into 10 to the power minus 1 upon
1 अपॉन ये इधर आएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अभी माइनस 19 ऊपर चले जाएगा, 10 पावर माइनस 19 ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। ठीक है, जरूरी है हमें ये सीखना कि ये जो कैलकुलेशन है उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 16। अच्छा 16 जो है, 16 को मैं 4 क्रॉस 4 लिख सकता हूं। यहां से मैं अगर 100 अपॉन 4 होता है 25, तो दो बार 100 अपॉन 4 100 अपॉन 4 कर लो, यानी कि 100 इंटू 100। 4 जीरोस बढ़ा है, एक जीरो पहले से था, यानी 3 जीरो यहां से लिए मैंने, बचा 10 की पावर 16 अपॉन 4 इंटू 4। 4 से 4 काटे 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 10 टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 कूलम चार्ज में। ठीक है, समझ में आ गई है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसको, ना क्रिएट कर सकते हैं, बट कर क्या सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज की। ठीक है, अब किस तरह के चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स होगी और किस तरह के चार्ज में रिपल्सिव फोर्स होगी उसको देखते हैं। अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज, अगर हमारे पास दो चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमेशा फोर्स होगा रिपल्सिव। नेगेटिव नेगेटिव है तब भी रिपल्सिव, और पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तब इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। क्लियर, यानी कि लाइक चार्जेस जो होंगे, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट देखते हैं कूलम्स लॉ। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो जितनी भी बात करेंगे हम चार्ज के बारे में, यहां पे चार्ज होगा रेस्ट पे, चार्ज मूविंग पोजीशन में नहीं होगा, चार्ज हमेशा कैसा होगा, रेस्ट पे। अब दो चार्जेस है मेरे पास Q1 Q2, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर R है तो ऑब्वियस सी बात है कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, मान लो ये दोनों चार्जेस कैसे मेरे लाइक चार्जेस हैं, तो ये फोर्स Q1 जो इस Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा वो इस साइड होगा और Q2 Q1 पे इस साइड, यानी कि दोनों फोर्स ऑपोजिट होंगी और कैसी होंगी, रिपल्सिव होंगी। ठीक है, क्लियर, ये फोर्स रिपल्सिव होगी। ये F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो कूलम्स ने हमको बताया कि द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, the force between two
static charges is, अच्छा अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, क्लियर। पहला पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, क्लियर। सेकेंड पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो यहां पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का Q1 है, Q2 है, ठीक है। तो जो फोर्स होगी, फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के। ये हमारा फर्स्ट बन गया इक्वेशन। सेकेंड, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/r²। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेके आएंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r²। ये जो K है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, क्लियर। K की वैल्यू जो होती है K इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। ये ε0 क्या होता है? ε0 होता है बच्चा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस K की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹। अच्छा, यूनिट तो होगी कांस्टेंट है तो यूनिट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, यूनिट होगी। यूनिट कैसे निकालते हैं? ये मेरा न्यूटन है, K को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे दूसरी साइड लेके जाएंगे। r² यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। और ये इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारी हो जाएगी यूनिट K की। ε0 की बात करें, ε0 वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12। अच्छा, अब इसकी यूनिट मुझे चाहिए। देखो ये K का रेसिप्रोकल दिख रहा है मुझे, ये कांस्टेंट है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरा हो गया कूलम्स लॉ पूरा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो कूलम्स लॉ हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब है अब हमको कूलम्स लॉ पढ़ना है बच्चा डायरेक्शन के साथ। Q1 Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस R लिया था मैंने। ये फोर्स हमारा F21 और ये फोर्स हमारा F12, ठीक है। डिस्टेंस है दोनों के बीच में R। अच्छा, डायरेक्शन जो F21 है और ये मेरे पास दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये पॉइंट A मान लिया, ये B मान लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर की, लेंथ वेक्टर लेता हूं, यूनिट वेक्टर लेता हूं, ये हमारा 1 से 2 की तरफ है, तो इसको R12 लिख सकता हूं, और ये यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। R21 कैप, R12 कैप। R21 कैप है 2 से 1 की तरफ, R12 है 1 से 2 की तरफ। तो अगर हम फोर्स लिखेंगे F12 K Q1 Q2 बाय R²। अच्छा, यहां पे देखो मैं डायरेक्शन पता नहीं चल पा रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी? F12 देखो किधर है? B से A की तरफ। B से A की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर शो कर रहा है डायरेक्शन?
R21 R21, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है प्लस मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर हम लिखना चाहें F21 तो फिर से Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहां पे डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? F21 A से B की तरफ फोर्स है ना, तो R12 का। क्लियर? यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है 11th क्लास में। R12 को हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R, ठीक। अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं तो ये फोर्स मेरा निकल के आ जाएगा Q1 Q2 बाय R³ इंटू R12 वेक्टर, ठीक। ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का फायदा क्या है? देखो यहां पे F12 देखो और F21 देखो, ठीक है। R21 और R12 के बीच में कोई भी सिमिलरिटी या कोई भी कनेक्शन है? R21 कैप मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं R12 कैप, बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो मैं R21 कैप को लिख सकता हूं R12 कैप, ठीक है, माइनस का, ठीक। अब अगर मैं यहां पे पुट कर दूं R12 की जगह माइनस R21 या R21 की जगह माइनस R12, तो F12 इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू माइनस R12 कैप। क्लियर? ये हो जाएगा माइनस Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R12 कैप। अच्छा, ये जो R12 कैप कहां पे दिख रहा है हमें? F21 में दिख रहा है, तो माइनस F21। देखो F12 जो है वो माइनस ऑफ F21 है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है इस पे, इसके द्वारा, वो ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। यानी कि यहां पे जो कूलम्स लॉ है वो भी न्यूटोनियन लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसको फॉलो कर रहा है। क्लियर? न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है।